Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Mania। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 4 दैट इज लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नथाली ट्रूवरॉय। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको राइटर के बारे में कुछ बता दूं कि नथाली ट्रूवरॉय इज एन आर्ट हिस्टोरियन who came in limelight because of her translated work City of Jinns. She has traveled various cities of the world and she holds a master's degree in history of art and archaeology from University of Belgium. और बेसिकली जो इनके राइटिंग वर्क हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उन्होंने लिखे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो अलग अलग रीजन वाइज आर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या उनका विज़न है जो उन्होंने फाइंड आउट किया, जो उन्हें पता चला डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड चाइनीज आर्ट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत करते हुए बताती हैं वो कि एक खूबसूरत एनेक्डोट है, एक किस्सा है जो कि पेंटर वू दाओजी के बारे में जो 8th सेंचुरी में जिया करते थे। उनकी एक पेंटिंग उनको कमीशन की गई यानी ऑर्डर की गई टैंग नाम की जगह के एम्परर जुआंगजोंग के द्वारा, क्योंकि वो अपने महल की दीवार को डेकोरेट करना चाहते थे और वो पेंटिंग उनकी लास्ट पेंटिंग थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन और पेंटर ने अपनी उस लैंडस्केप को बनाकर एक पर्दे के पीछे ढक दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, किस लिए? ताकि सिर्फ और सिर्फ एम्परर उसको देख सके। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. और बहुत देर तक एम्परर जो है उस खूबसूरत लैंडस्केप को जो उन्होंने तैयार किया था उसको एडमायर करते रहे, जिसके अंदर फॉरेस्ट थे, माउंटेन्स थे, वाटरफॉल थे और क्लाउड्स जो कि बहुत ही उस इमेंस बड़े आसमान में फ्लोट कर रहे थे, मैन थे जो हिली पाथ पर चढ़ रहे थे और बर्ड्स थीं जो फ्लाइट ले रही थी। लुक सायर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डुवेल्स अ स्पिरिट। फिर वो दाऊजी ने कहा कि लुक सायर, सायर मीन्स सर, कि देखिए यहाँ माउंटेन के फुट में यानी नीचे की तरफ एक केव है द पेंट जिसके अंदर एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। फिर पेंटर जो है क्लैप करते हैं और उनके क्लैप करते ही वो जो केव है उसका दरवाज़ा ओपन हो जाता है। प्लीज़ लेट मी, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। और अंदर का सीन इतना खूबसूरत था कि वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। फिर वो बोलते हैं कि आइए मेरे महाराजा को मैं अंदर का रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। वो जो पेंटर है जैसे ही उस केव के अंदर एंटर करता है, वो जो एंट्रेंस है, वो जो दरवाज़ा ओपन हुआ था वो उसके अंदर जाते ही बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और अब इससे पहले कि वो आश्चर्यचकित अचंभित एम्परर कुछ कह पाता, वो जो पेंटिंग उस दीवार पर बनी थी वो गायब हो जाती है। Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. और उसके बाद वू दाओजी का कोई नामो निशान नहीं रहा और उस दिन के बाद से आर्टिस्ट को यानी वू दाओजी को इस दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया। तो सी यहाँ पर किस तरीके से बताया गया कि इतनी खूबसूरत वो पेंटिंग थी कि वू दाओजी अपने अल्टीमेट गोल को उन्होंने अचीव किया वहाँ पर। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ऐसी कहानियाँ चाइना की क्लासिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम। और कन्फ्यूशियस और जुआंगजी ये बहुत फेमस राइटर हैं। इनकी किताबें जो हैं ऐसी ही कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। वो एक मास्टर को, एक टीचर को उसके डिसाइपल यानी शिष्य को सही मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड।
इन किस्सों के अलावा ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जो इसमें कि वो आत्मा यानी जो स्पिरिचुअलिटी से उनकी पेंटिंग्स हमें जोड़ती हैं. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. अब आगे नरेटर बताती है कि ऐसी ही एक और कहानी है लेकिन इसके कंट्रास्ट में है, जो कि उनके नेटिव फ्लैंडर्स की कहानी है जो बहुत फेमस है वहाँ पर, कि वहाँ पर एक बहुत फेमस पेंटर हुआ करते थे. उन्होंने एक ड्रैगन का पेंटिंग बनाया, बट उस पेंटिंग में उस ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं किया. ड्रैगन यू नो इट्स अ फिक्शियस क्रीचर, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, विच ब्लो फायर्स. तो उन्होंने उस पेंटिंग में उस ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं किया. क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अपनी पेंटिंग को पूरा कर देंगे तो वो जो पेंटिंग है यानी वो जो ड्रैगन है वो जिंदा हो जाएगी. और ये एक कहानी है जो कि वेस्टर्न जो पेंटिंग है उनका जो इल्यूजन क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट है उसको रिवील करती है. In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mistis fell in love with a painter's daughter. अब एक और कहानी यहाँ बताती हैं कि 15वीं शताब्दी की बात है. एंट्रप नाम की जगह पर एक ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मिस्टिस. उसे एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो जाता है. द फादर कुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. एक पिता अपने सन इन लॉ को ऐसे प्रोफेशन में कि बाप तो पेंटर हो तो वो एक अपने सन इन लॉ को लोहार के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकता था. सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. इसलिए क्विंटन ने क्या किया, वो चोरी से चुपके से एक दिन पेंटर के स्टूडियो पे चला गया और जो वहाँ पर उनका लेटेस्ट काम चल रहा था, लेटेस्ट पैनल, यहाँ पर कैनवस से मतलब है, जो वो पेंटिंग बना रहे थे उस पर एक फ्लाई को उसने उन्हें पेंट कर दिया. और वो इतना डेलिकेट रियलिज्म मतलब इतनी रियल लग रही थी कि मास्टर यानी जो पेंटर है उन्हें पता ही नहीं चला कि वो एक रियल वन नहीं है, वो एक पिक्चर है. तो जैसे वो उसे स्वैट करने लगे, वहाँ पर उसको उड़ाने की कोशिश करने लगे, हटाने की, उस पर अटैक करके, तब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अ रियल फ्लाई, ये तो पिक्चर है. क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इन टू हिज स्टूडियो. और उसके बाद इमीडिएटली क्विंटन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और फिर उसने अपनी beloved से शादी की और उस एज का one of the famous painter वो बन गया. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों ही कहानियाँ बताती हैं कि दोनों जो फॉर्म है डिफरेंट, चाइनीज़ और यूरोपियन, वो किस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रही हैं अपनी आर्ट के थ्रू. अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप. यूरोपियन आर्टिस्ट क्या चाहते हैं, वो एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं व्यूअर के सामने. द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. लेकिन जो एशियन है वो अपनी पेंटिंग्स को स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिट से जोड़ते हैं. इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट आउटर अपीयरेंस. अब चाइनीज स्टोरी में क्या हुआ, उस एम्परर ने एक पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया और उसकी बाहरी खूबसूरती को अप्रिशिएट किया. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन आर्टिस्ट ने यानी वू दाओजी ने उसके वर्क का क्या सही मीनिंग था उसको समझाया. द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. अब वो ये कहते हैं कि एक एम्परर को पता है कि किस तरीके से किसी भी राज्य की सीमा पर, टेरिटरी पर राज किया जाता है, लेकिन एक पेंटर वो ये जानता है कि किस तरीके से उसमें अपना रास्ता बनाया जाता है. इसका मतलब ये है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर इंसान का उसको देखने का अपना एक तरीका होता है. वहाँ पर एम्परर ने उसका वो बाहरी रूप, बाहरी खूबसूरती देखी कि वहाँ पर सीनरी है, झरना है, पहाड़ है, उनको अप्रिशिएट किया. लेकिन वू दाओजी का बेसिकली वहाँ क्या आइडिया था, वो ये चाहते थे कि स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, यानी भगवान से जोड़कर वो अंतरात्मा का दर्शन करना चाहते थे. उस नज़रिए से उन्होंने वो पिक्चर वहाँ पर बनाई थी. Let me show the way the thou a word that mean both the path or the method
एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। जब वू दाउजी ने कहा कि आइए मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ, तो यहाँ वे का, रास्ते का दो मतलब है, एक तो वो पाथ या फिर मेथड, तरीका जिसके थ्रू यूनिवर्स के मिस्टीरियस रहस्यमयी जो काम है उनके मीनिंग को जाना जा सकता है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियलिस्टिक अपीयरेंस। वो पेंटिंग तो वहाँ से गायब हो गई, लेकिन आर्टिस्ट अपने रियल गोल को प्राप्त कर लिया, जिसमें वो मटेरियलिस्टिक अपीयरेंस यानी कि भौतिक दिखावे से बिल्कुल परे है, जहाँ पर कि रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है। अ क्लासिकल लैंडस्केप इज not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting। एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है उसका मतलब एक एक्चुअल व्यू पॉइंट को शो करना नहीं है, एल्यूजन को दिखाना नहीं है, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है कि वो इस तरीके से फिगर आउट करते हैं अपनी पेंटिंग को जैसे कि वो एक रियल वन है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, मैंने एल्यूजन फिगर लाइकनेस को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, यू कैन रीड इट आउट। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। अब जो एक यूरोपियन पेंटर है वो ये चाहता है कि आप उसकी आंखों को उधार लें और एक पर्टिकुलर लैंडस्केप को उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से वो देखता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज़ पेंटर को एक सिंगल व्यू पॉइंट चूज नहीं करता। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। उसका लैंडस्केप इल्यूजन पैदा नहीं करता, वो रियल नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसके उस लैंडस्केप में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन द बैक अगैन इन अ लेजरली मूवमेंट। और उस लैंडस्केप में जब आप एंटर करेंगे तो आप फ्री हैं कि आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। आर्टिस्ट आपकी आंखों के लिए एक रास्ता तैयार करता है जिसके थ्रू आप उसके लैंडस्केप में अपने अकॉर्डिंग, अपने लेजर मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अगर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की बात करें तो ये चीज़ ज़्यादा आपको समझ में आएगी। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का मतलब है, आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम में जो लेटर्स भेजे जाते थे वो एक स्क्रॉल के ऊपर हुआ करते थे, कपड़े का स्क्रॉल हुआ करता था। तो उस स्क्रॉल में क्या है कि आप एक बार में वो स्क्रॉल धीरे धीरे ओपन अप होता है। तो ऐसे ही पेंटिंग्स भी होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल के ऊपर पेंट की जाती हैं। तो जब एक व्यूअर जब उस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग को खोलेगा तो वो एक बार में उस पिक्चर का एक ही सेक्शन दे पाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो रोल को ओपन करेगा, खोलेगा, उसके सामने वो धीरे धीरे सारी पेंटिंग ओपन होती जाएगी। तो एक समय के साथ, एक टाइम डायमेंशन के साथ जो व्यूअर है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। धीरे धीरे उस टाइम को डायमेंशन के साथ वो उस पिक्चर को समझने की कोशिश करेगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। और ये चीज़ के लिए यहाँ पर राइटर कहना चाहती है कि व्यूअर का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि व्यूअर को ही डिसाइड करना है कि एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, क्योंकि ये व्यूअर को डिसाइड करना है कि उस पेंटिंग में कब और कैसे एंटर करना है, और वो पार्टिसिपेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होना चाहिए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। और जो एक चाइनीज़ पेंटर है वो ये नहीं चाहता यूरोपियन पेंटर की तरह कि आप उसकी आंखें उधार लें, बल्कि वो आपके दिमाग के अंदर एंटर करना चाहता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, क्योंकि उसका जो लैंडस्केप है वो अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है और ऐसे विचारों से है जो कि कॉन्सेप्चुअल स्पेस यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो करता है एक चाइनीज़ पेंटर, जिस तरीके की वू दाउजी ने की कि उसने, उसका मेन एम था भगवान को प्राप्त करना, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ देना उस पेंटिंग को, और आखिरकार उसने उसी को अचीव कर लिया। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस विचार को हम सेंशुई के थ्रू ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, पहाड़ी झरना।
जो कि यूज टुगेदर एक लैंडस्केप के अंदर ये दोनों ही चीज़ों को ज़रूरी होना होते हैं। ये मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज देन these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe। यहाँ पर अब ये दो एलिमेंट्स और इन दो से भी ज़्यादा एलिमेंट जो कि एक ही इमेज का पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, वो एक दूसरे के पूरक पोल्स हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। वही शो होता है जो कि दाओइस्ट का व्यू है यूनिवर्स को लेकर। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, और उसमें क्या है, जो माउंटेन है उसको यांग कहा गया है जो कि वर्टिकल सीधा खड़ा है हेवन की तरफ मुंह करके, स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है यानी कि ठहरा हुआ है, बिल्कुल स्थिर है, गर्म है, एंड ड्राई इन सन सूरज में सूखा हुआ है। वाइल द वाटर इज यिन, और दूसरा पोल कौन सा है, वो है वाटर जिसे यिन का नाम दिया गया जो कि हॉरिजॉन्टल है यानी पैरेलल टू अर्थ है, एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, वो अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, जो कि बिल्कुल तरल है, गीला है और ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यहाँ पर यिन को फेमिनाइन यानी फीमेल एस्पेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में दिखाया गया है जो कि ग्रहण करती है, रिसेप्टिव है, रिसीव करती है, एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, और इसका काउंटर पार्ट कौन है, वो है यांग जो कि मेल पार्ट को शो करता है जो कि एक्टिव है, और यही इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और दाओइज्म का जो विचार है वो बेसिकली इसी फंडामेंटल पर है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, लेकिन अक्सर एक थर्ड एलिमेंट है जिसको अनदेखा कर दिया जाता है। द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी, ये वो जगह है जो कि वाइट स्पेस है, ये नीचे एक वाइट चाइनीज़ पेंटिंग है जो कि खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये वो मिडिल वॉइड है जहाँ पर वहाँ की देखने वाले को ये पूरा फ्री है कि वो यहाँ से एंटर कर सकता है, अपने हिसाब से सोच सकता है कि किस तरीके से पेंटिंग बनाई गई है, एक इंटरेक्शन है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इस इंटरेक्शन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इंटरेक्शन के ये जो पेंटिंग है वो पूरी नहीं है, यानी यूनिवर्स की क्रिएशन अधूरी रह जाएगी मेल और फीमेल के इंटरेक्शन के बिना। तो यही है जिसको आगे और क्लियर किया है ऑथर्स ने, बताया है एक योगिक प्रैक्टिस जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। प्राणायाम में क्या होता है, हम ब्रीथ लेते हैं, उसको थोड़ी देर रिटेन करके रोक के रखते हैं, फ्री ब्रीथ आउट करते हैं, और जो वो सस्पेंशन होता है ब्रीथ का, वही वो खाली जगह है जहाँ पर मेडिटेशन होता है। अदरवाइज ब्रीद इन ब्रीद आउट तो वी डू थ्रू आउट द डे, लेकिन उस सांस को रोके रखना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम, दैट इज मेडिटेशन। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और वो जो मिडिल वॉइड है वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। Hence the importance of wide unpainted space is Chinese landscape, और यही इंपॉर्टेंस है उस वाइट और अनपेंटेड स्पेस की जो कि चाइनीज़ लैंडस्केप में है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन वॉट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और यही वो जगह है जहाँ पर मैन की आधारभूत भूमिका, जो फंडामेंटल रोल है, वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम ही हैं, इंसान ही है जो कि हेवन और अर्थ में एक कंड्यूट यानी चैनल का काम करता है कम्युनिकेशन का, और यही वो दो पोल्स हैं जो कि यूनिवर्स के हैं, अर्थ एंड हेवन। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। He is in Francois Chang's word wonderful expression the eye of landscape, और यही वो जगह, हालांकि अब यहाँ पर ऑथर्स चाहती है कि हमें बीइंग मैन, बीइंग ह्यूमन बीइंग, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व अर्थ, वो हमें बताना चाहती है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हम एक चैनल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नेचर को प्रिजर्व करने की, सेव करने की, और यही फ्रैंकोइस चैंग के वंडरफुल एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि इंसान जो है आई ऑफ लैंडस्केप है, यानी कि इस पर नज़र रखने का काम, इसको प्रोटेक्ट करने का काम, इसको प्रिजर्व करने का काम इंसान का है। आगे ये वो पार्ट है जो कि आपके चैप्टर में बॉक्सेस में दे रखा है, क्योंकि इस मेन स्ट्रीम से एक तरीके से अलग आर्ट है, दैट इज़ आउटसाइडर आर्ट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये वो आर्ट है विच द
painters or the artists who are untrained. When French painter Jean Duffet moted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was a minority interest. जब एक फ्रेंच पेंटर ने जीन डफेट जिसका नाम था ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा आर्ट ब्रूट का 1940 में, तब ये अनट्रेंड विजनरी के रूप में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टॉपिक था. लेकिन फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगिनिंग्स, धीरे धीरे जैसे लोगों के सामने आने लगा, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. धीरे धीरे लोगों का इसमें इंटरेस्ट आने लगा और एक एरिया ऐसा बन गया जिसमें कि उस समय के लोगों को इंटरनेशनली इसकी पहचान हासिल हुई, लोग बाग इसको समझने लगे. This genre is described as art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. ये एक ऐसा जॉनर था, उस मेन स्ट्रीम से हटकर जॉनर था, यहाँ पर कि वो आर्टिस्ट थे जिन्हें हक नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट कहा जाए, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था. येट उन्होंने अपना टैलेंट शो किया, आर्टिस्टिक परसेप्शन शो किया अपने पेंटिंग्स के थ्रू. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स. और उनके काम ने कई लोगों को इनकरेज किया जो कि मेन स्ट्रीम जो मेन, यानी जैसे हमने अभी चाइनीज़ पेंटर्स और यूरोपियन आर्टिस्ट के बारे में सुना कि वो जानते हैं, वो ट्रेंड हैं किस तरीके से चीज़ों को पेंट किया जाता है, ये उनसे थोड़ा अलग था. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. उन दिनों जब 1940 में डफेट ने स्टार्ट किया था, इस्टेब्लिश करना शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को, तभी हिंदुस्तान में एक अनट्यूटर्ड जीनियस, अनट्रेंड जीनियस ने एक पैराडाइज क्रिएट करना शुरू कर दिया था. बहुत सालों पहले उन्होंने एक जंगल का पैच क्लियर करना शुरू किया था ताकि वो अपने लिए एक गार्डन बना सकें जिसके अंदर स्कल्पचर्स हों जो कि स्टोन और रिसाइकिल मटेरियल से बने थे, जिसे कि दुनिया में आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो चंडीगढ़ में है. Its 80 years old creator, director Nek Chand is now hailed as India's biggest contribution to outsider art. और इसका क्रेडिट जो ये जाना जिसको हम अनट्यूटर्ड जीनियस कह रहे हैं वो थे नेक चंद, जो कि 80 साल के थे, जिन्होंने इस आउटसाइडर आर्ट में अपना बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की तरफ से. उन्होंने ये पैराडाइज क्रिएट किया इंडिया में. The 50th issue, spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outside art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. ये तब की बात है, उन दिनों जो यूके बेस्ड एक मैगजीन थी रॉ विजन, उसका 50th इशू आने वाला था स्प्रिंग 2005 में. उन्होंने नेक चंद के बनाए हुए एक स्कल्पचर जिसका नाम रखा गया विमेन बाय द वाटरफॉल, इसको अपने इशू कवर में जगह दी जो कि उनका एनिवर्सरी का इशू था. The notion of the art brut or raw art was of works that were in their raw states as regards cultural and artistic influence. ये जो नोशन, ये जो आइडिया है आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट का, ये उन कामों को इम्प्लाई करता है जो कि अपनी रॉ स्टेट में है, उन्हें किसी कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं थी. एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार could be material for a work of art, something Nek Chand has taken to dizzying heights. और नेक चंद ने इन चीज़ों को, जो स्कल्पचर्स उसने बनाए, उन्होंने हर वो चीज़ ली जो कि वेस्ट थी, रिसाइकिल मटेरियल के तौर पर उसे यूज़ किया, चाहे वो एक टिन का टुकड़ा था, टूटी हुई सिंक थी, टाइल्स थी, कार का टुकड़ा था, हर एक काम इन चीज़ों से उन्होंने जो अपना वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट किया वो नेक चंद को सर चकराने वाली ऊंचाइयों तक ले गया. Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. और ये उन दिनों की बात है जब लेटर लिखा गया, ये काम किया जाना था, लेकिन अब ये काम ऑलरेडी किया गया है कि एक स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने उन्हें ऑनर करते हुए ये कहा उनके कामों के लिए कि नेक चंद का जो ये रॉक गार्डन स्कल्पचर्स जो उन्होंने वहाँ पर बनाए, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है
एक टेस्टिमोनी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, कि अगर कोई चाहे तो अपने सपनों को जी सकता है। वो बात नेकचंद ने प्रूव करके दिखा दी। The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. और एक 5 महीने का इंटरैक्टिव शो भी होने वाला है। उस समय होने वाला था लेकिन अब ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर, जो कि लीडिंग म्यूजियम्स जो कि स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और फ्रांस और इटली में है, वहाँ पर उनको इंटरैक्टिव शो को दिखाया गया। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉक, जिसका नाम था रैल्म ऑफ नेकचंद, यानी कि Kingdom of Nekchand. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nekchand says. और नेकचंद आखिर में ये कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि लोग बाग उनके क्रिएशन को देखने, इस गार्डन को देखने आएँ, विजिट करें और उनके बनाए हुए काम को अप्रिशिएट करें। यही उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो यही है कि द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड चाइनीज़ आर्ट, फिर सेंशुई का कॉन्सेप्ट, एंड देन दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेकचंद, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। आई होप द चैप्टर इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। Even if there is any confusion, any doubt, you can ask me anytime by sending your queries through comment section. And thank you for watching my videos. Bye bye.